सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 16 अक्टूबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे चुनाव आयोग को लेकर खबर है। महाराष्ट्र झारखंड में चुनावों का ऐलान, नतीजे 23 नवंबर को जारी हो जाएंगे और झारखंड में 81 सीटों पर 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर में होगा मतदान। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। करहल, कुंद्रुकी इत्यादि में उपचुनाव की बात हो गई है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों में से खबर आ रही है, एससीओ के सम्मेलन में इस्लामाबाद पहुंचे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। कई मुद्दों पर बात करी और आज भी बैठक में भारत के साथ साथ एशिया में कैसे दोनों देशों के बीच में एवं दक्षिण एशियाई देशों के बीच में आपसी सौहार्द और व्यापार एवं अन्य मुद्दों पे कैसा रुझान देखा जाएगा, इसको लेके एजेंडास सभी देश रखेंगे। वन्य जीव को एक खबर है, जो चीता आपके नाइजीरिया से लाए गए थे, अब कूनो पालपुर मध्य प्रदेश के अलावा गांधी सागर अभयारण्य में भी इनको ट्रांसलोकेशन करने का नया प्रस्ताव है। गांधी सागर फॉरेस्ट स्ट्रीट 3.0 कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद गर्ग ने कहा कि कूनो के बाद भारत में ये दूसरा स्थल होगा जहां चीते देखने को मिलेंगे। उन्होंने सोमवार शाम को चंबल नदी की आरती करके क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के गांधी सागर और राजस्थान के कोटा के बीच एक मजबूत संपर्क स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। तो यहाँ पे अदिति गर्ग जी हैं, ये आपका मध्य प्रदेश के मंदसौर के जिलाधिकारी हैं। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आगामी समय में और विस्तार हो चीता परियोजना का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने संपादकीय की ओर। आज के संपादकीय वन्य जीवों पर गहराता संकट, यह लेख लिखा है चंद्रशेखर तिवारी जी द्वारा। वनों से जहाँ वन्य जीव को भोजन प्राप्त होता है, वहीं सघन पेड़ों और झाड़ियों की ओट और वन कंदराओं से उन्हें सुरक्षा प्राप्त होती है। शाकाहारी वन्यजीव वन प्रांत में मिलने वाले फल, फूलों, पत्तियों और मांसों को खाकर जीवन निर्वाह करते हैं, तो मांसाहारी हिंसक जीव अपने से छोटे और कमज़ोर जंतुओं का शिकार कर अपने भोजन बना लेते हैं। इस तरह वन्यजीव आहार की यही सतत प्रक्रिया चलती रहती है। हम जानते हैं कि वन्य इकोसिस्टम अपने आप में है, सस्टेनेबल है, चलता रहता है। नैसर्गिक रूप से ये चक्र वनों के अस्तित्व को बनाए रखने में सहयोग करता है। वन्यजीव संसार में विविध पक्षी प्रजाति और सरीसृपों, मधुमक्खियों और तितलियों सहित अनेक प्रकार के कीट पतंगों की भी भूमिका होती है, जो अपने स्तर पर जैव विविधता बनाए रखते हैं। वन क्षेत्रों में नदी, तालाब और पोखरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वन्यजीव वनों की सुंदरता बनाए रखने के साथ ही इन्हें सुरक्षित बनाने में अपना योगदान देते हैं। पिछले कुछ दशक में भारत सहित विश्व के अनेक देशों में वन्यजीवों के अस्तित्व पर संकट गहराने लगा है। कुछ दुर्लभ वन्यजीव विलुप्ति के कगार पर आ गए हैं। भारत में इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकारें वन्यजीव संरक्षण नियमों को लागू कर उन्हें संरक्षित करने का प्रयास भी कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव संरक्षण के लिए देश में इस समय 103 राष्ट्रीय पार्क हैं, 103 नेशनल पार्क हैं, 61 संरक्षित वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और 41 टाइगर रिजर्व्स हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 25 रामसार वेटलैंड्स हैं। रामसार वेटलैंड्स हैं। वर्तमान में भारत, देखिए भौगोलिक कारण तो बहुत सारे हैं। क्लाइमेटिकल चेंजेस, मौसम परिवर्तन,
अवैध शिकार तथा मानव वन्यजीव संघर्ष जैसे कारणों से भी वन्यजीवों की घटती संख्या चिंता का विषय है। कई जगहों पर वन्यजीवों की दहशत से लोगों का जीवन दूभर हो रहा है। वन्यजीवों ने वनों के आसपास बसे गांव में लोगों के जीवन, खेती-बाड़ी और आजीविका के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। बाघ, गुलदार, भालू, सूअर इत्यादि कहीं न कहीं फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ वन्यजीवों की संख्या लगातार बढ़ने, जंगलों में आग लगने, पानी की कमी, घनी आबादी के आसपास वन्य विहारों की स्थापना करने और वन पारिस्थितिकी की असंतुलन जैसे कारण में से वन्यजीव मानव आबादी की ओर रुख कर रहे हैं। देखिए, पारिस्थितिकी और उनका जो हैबिटेट हो रहा है, इसके नुकसान होने से, इसके टूट जाने से, खो जाने से इनका मानव बस्तियों की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया वन्यजीवों के वास को सबसे पहले प्रभावित करती है। इससे न केवल स्थानीय भौगोलिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि वनस्पति और उसमें विचरण करने वाले समस्त जीव जंतु भी इससे प्रभावित होते हैं। अत्यधिक शीत और तापमान में वृद्धि होने से इनकी दिनचर्या भी में शीतलता आ जाती है। एक संतुलित और निश्चित जलवायुगत दशाओं की उपस्थिति में ही वन में रहने वाले जीवों का जीवन निर्भर रहता है। जंगलों में लगने वाली आग से वन्यजीव पूरी तरह प्रभावित रहते हैं। इस आग में वन क्षेत्र की अनेक वनस्पतिक प्रजातियां सहित विविध जीव जंतु, पक्षी, छोटे कीट पतंग की प्रजातियां जल कर नष्ट हो जाती हैं। कई समस्याएं देखिए, आजकल फॉरेस्ट फायर होने से भी, जंगलों में आग लगने से बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। सबसे बड़ी बात तो लेखक ने यहाँ पे हमें यही बता दी है कि कोई भी समस्या अगर आती है क्लाइमेट चेंज से लेकर, तो सीधे सबसे पहला असर हमें वाइल्ड लाइफ पर पड़ेगा, जिनका इन परिवर्तनों में सबसे कम योगदान है। सबसे ज़्यादा योगदान तो ह्यूमन का है ना, मैन का। जिनका सबसे कम योगदान है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं आने वाले समय में बदलते जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक कारकों के। और नकारात्मक कारकों से जो प्रभाव हैं, इन परिस्थितियों में अनेक वन्यजीव अन्यंत्र क्षेत्रों की ओर रुख करने को बाध्य होते हैं और नए वास क्षेत्र में इन वन्यजीवों को अनुकूलन करने में अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। वन क्षेत्रों के बीच से गुजरने वाले रेलवे लाइन और राष्ट्रीय राजमार्गों में यातायात की व्यवस्था का असर भी वन्य जीवों पर पड़ता है। वाहनों के शोरगुल और हॉर्न, सायरन, देखिए शहर के शोर से भी तो वन्य जीव जो कहीं ना कहीं शहरों के पास में रह रहे होते हैं जंगलों में, हमने देखा कि वहाँ से जा चुके हैं। जैसे कि कई शहरों में आपको सुनने आता है कि पक्षी विहार हुआ करता था, है ना। मगर जैसे शहर का विस्तार होता गया, शहर का विस्तार होता गया और शहर बढ़ते बढ़ते बाहर की तरफ आ गया, तब से वह पक्षी विहार वगैरह कहीं ना कहीं खाली हो गए। जैसे हमारे क्षेत्र में भी हुआ करता था एक बहुत पहले, मगर नज़दीक में एक हवाई अड्डा आने से हुआ ये कि हवाई अड्डे में रोज़ जहाज़ आते थे, जहाज़ जाते थे, तो शोर होता था। दूसरी बात है, शहर भी बढ़ गया था, आवागमन ट्रैफिक का होने लग गया था। तो वो पक्षी विहार था, वन विहार था छोटा सा, जिसमें अलग अलग प्रकार के जानवर भी हुआ करते थे। कुछ मतलब खतरनाक जानवर नहीं, नॉर्मल मतलब वैरायटी के जानवर थे उसमें। वो धीरे धीरे वहाँ से पलायन कर गए अपने आप ही। पक्षी भी वहाँ पे कम हो गए, क्योंकि पहली बात तो सिर्फ के कारण हवाई अड्डा था। उसके बाद शहर का विकास होना शुरू हो गया और गाड़ियाँ, वाहन, भारी वाहन ज़्यादा आने जाने लग गए, तो शोर बढ़ने लगा। अगला लेख है भारत कनाडा को लेकर रिश्तों में कड़वाहट। भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी अब और बढ़ गई है। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त और सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया है और कनाडाई उच्चायुक्त और राजनयिकों को वापस जाने की कह दिया है। देखिए, ये हम जानते हैं कि खालिस्तान समर्थन करता है कनाडा, जिसका भारत विरोध करता है। इसी को लेकर तनाव अब इस हद तक आ चुका है कि डिप्लोमेटिक टाइज भी तोड़ने पड़ गए हैं। जो आरोप कनाडाई सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त पर लगाए हैं, जिनका रिकॉर्ड बहुत ही साफ रहा है, वो आपके वर्मा साहब इस समय वर्तमान में उच्चायुक्त हैं कनाडा में, वो चाइना रहे हैं, अमेरिका रहे हैं, रशिया रहे हैं, कई देशों में रहे हैं। बहुत ही क्लीन रिकॉर्ड के सम्मानित डिप्लोमेट माने जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ऐसा आरोप लगाना गलत है।
और कनाडा और खालिस्तान का रिश्ता आज के जस्टिन ट्रूडो से शुरुआत नहीं हुई है, जस्टिन ट्रूडो के पिताजी से चला आ रहा है। अपनी राजनीति को और जो आपके माइग्रेंट्स हैं उनका वोट बैंक अपने पर रखने के लिए कनाडा सरकार ऐसा करती है। निज्जर हत्या मामले में कनाडा के निराधार आरोप से दुनिया भर में भारत की छवि खराब हो रही है। कनाडा सचमुच अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और तो फायदे से उसे निज्जर मामले की तथ्यात्मक जांच करानी चाहिए थी, फिर कोई बयान देता। मगर हकीकत यह है कि जस्टिन ट्रूडो अपनी घटती लोकप्रियता, बढ़ती महंगाई और अच्छा कनाडा भी बड़ा परेशान चल रहा है। आप सोचिए कि कनाडा बहुत बढ़िया चल रहा है, नहीं जी। कनाडा में इन्फ्लेशन, कनाडा में महंगाई बहुत बुरी तरह जा रही है। लेबर राइट्स पे विरोध हो रहे हैं। अगले वर्ष यहाँ चुनाव होने हैं। अब इस मामले को बजाय उछाल कर ट्रूडो, सबसे आसान चीज़ तो होती है ना, जब आप अपने देश के मुद्दे नहीं संभाल पाओ ना, तो सीधे एक नया मुद्दा क्रिएट कर दो, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो कि किसी के हाथ में ही ना हो आपके अलावा, तो आपका ना डाइवर्ट हो जाता है माइंड लोगों का उस तरफ, है ना। महंगाई का दुष्चक्र, देश की आर्थिक स्थिति के आकलन में एक जरूरी पक्ष यह भी होना चाहिए कि आम लोग खाने पीने की चीज़ें खरीदने और उपभोग करने में कितना सहज महसूस करते हैं। मगर पिछले कुछ वर्षों से बाज़ार में ज़रूरी वस्तुओं की महंगाई की जैसी हालत है, उसमें वो लोगों के लिए अपना 2 वक्त का उचित भोजन जुटा पाना एक चुनौती बन गया है। पिछले 9 महीने में खुदरा महंगाई देखिए 5.49% पहुँच चुकी है। बहुत बड़ी बात है, 5.49%। इस पर काबू पाने के सरकारी दावों के बरकस हकीकत क्या है, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक लगातार खुदरा महंगाई 2% की कमी या बढ़ोतरी के साथ 4% के स्तर पर बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, मगर ये 4% की उस सीमा के पार पहुंच गई है। अब आरबीआई इतना प्रयास कर रहा है, वो ही नहीं कर पा रहा है कम। गौरतलब है कि बीते कुछ समय से रोज़मर्रा की ज़रूरतों, खासकर खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। महंगाई के मोर्चे पर कभी थोक बाजार के आंकड़ों में राहत के संकेत दिखाई जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज़रूरी चीज़ों की खुदरा कीमतों पर इसका शायद ही कोई बड़ा बड़ा असर दिखता है। हालात यह हैं कि बाज़ार में सब्जियों की कीमतें जिस तरह आसमान छू रही हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूरत से काफ़ी कम खरीदना मजबूरी हो गया है। बड़ी समस्या है महंगाई। तो इस समय रिटेल इन्फ्लेशन डेटा जो आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट श्रिंक कर गया है, औद्योगिक उत्पादन कम हो रहा है। फिर उसके अलावा मुद्रास्फीति कई क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। फूड इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है, 5.49% पे आके उछाल मार चुका है। आरबीआई नियंत्रित करना चाह रही है इन्फ्लेशन को, 4% पे रोकना चाह रही है, मगर वो बढ़ चुका है। सरकारें प्रयास कर रही हैं, सरकारें करेंगी। ऐसे ही हमने देखा कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को लेके जितना ज़्यादा हम पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएंगे, उसके ज़्यादा प्रभाव प्रथम दृष्टया वन्य जीव पे पड़ेगा, जिनका योगदान इस खराबी में नहीं है। वह सिर्फ अपना जीवन जीते हैं, उसी चक्र में जीवन बिताते हैं और इसके अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचाते पर्यावरण को। मानव के आए दिन बढ़ती विकास की चाहत में एक तो खुद भी वो मानसिक तरीके से असंतुलित रहने लगा है और कई समस्याओं से जूझता रहता है। इसी के साथ साथ पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ा है। जिसका नुकसान पर्यावरण को उठाना पड़ा, वन्य जीवों को उठाना पड़ा है। वन्य जीवों का रिहायशी क्षेत्र ख़त्म होने के कारण वह मानव बस्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। विकास जंगलों को पार कर चुका है, जंगलों को काट के आगे जा चुका है। रेल लाइनें बिछ गई हैं, बड़े बड़े प्लांट लगा दिए गए हैं। सरकारों को एवं विश्व के सभी मुख्य देशों को समय रहते वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कुछ न कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है।
क्योंकि इनके चले जाने से जो प्रकृति का चक्र है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगा, जो कि देखा गया है। अगर एक भी प्रजाति जंगल में विलुप्त हो जाती है, चली जाती है, तो दूसरी प्रजाति बढ़ने लगती है, उससे पूरा इकोसिस्टम खत्म होने लगता है। अगर मैं आपको थोड़ा और विस्तार में बताऊं, तो मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं उस विशेष जगह का नाम, वो फिर भी आप इसे उदाहरण के रूप में सुन सकते हैं कि एक क्षेत्र था, वहाँ पे डियर हुआ करते थे, बकरियां हुआ करती थी, जंगली जानवर हुआ करते थे। तो जब तक वो वाइल्ड एनिमल्स इनका, डियर है, बकरी है, इन सब का शिकार करते रहते थे नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ साइकिल में, तो ये जगह नियंत्रित रहती थी, ग्रासलैंड आपके ये वाले। मगर अब होने लगा कि एक मानव, ह्यूमन हंटर्स, शिकारियों ने शिकार करना शुरू कर दिया भेड़ियों का और जंगली जानवरों का। उससे जंगली जानवरों की जो आबादी थी वो कम हो गई, तो डियर की, भेड़ बकरियों की आबादी बढ़ने लगी। मतलब कि जो घास चरते जानवर हैं उनकी आबादी बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ कि बड़े बड़े क्षेत्र में जो ग्रास लैंड थे ख़त्म हो गए, घास घास ख़त्म होना शुरू हो गई आपकी। जब कोई मारने वाला ही नहीं है या मारने वाले कम हो गए हैं, तो आबादी बढ़ेगी, आबादी बढ़ने से ग्रास लैंड ख़त्म हो गए। तो उस क्षेत्र में बाद में सरकार ने अपनी योजना के अंतर्गत भेड़ियों का पुनर्वास करा था। मैं भूल रहा हूँ, मैंने बहुत पहले किसी आर्टिकल में पढ़ा था ये, अखबार में ही। तो भेड़ियों का वापस से पुनर्वास करा था, वहाँ पे प्रजातियाँ लाए थे, और उससे हालांकि जो परिवर्तन धीमे धीमे दिखेगा, मगर प्रयास ये था कि कम से कम ये जो बढ़ती आबादी है घास चरने वाले जानवरों की, ये नियंत्रित करी जाए, वरना ये जो ग्रासलैंड पूरे पूरे ख़त्म हो जाएंगे, फिर पूरा इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा। पेड़ पौधों से लेके कीट कीट मकोड़े भी नष्ट हो जाएंगे। ये है पारिस्थितिकी, और मानव का बहुत बड़ा योगदान है इस पारिस्थितिकी को परिवर्तित करने में, नकारात्मक रूप से दुष्प्रभाव डालने में। आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हाल ही में अमेरिका चुनाव होने वाले हैं, देखते हैं क्या रहता है। कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप का मुकादमा, सॉरी मामला है। चुनाव में बहुत ही कांटे की टक्कर दिख रही है। बाकी ISSF विश्व कप फाइनल से भारत की सोनम मस्कर ने जीता रजत पदक। ये निशानेबाजी का होता है ISSF। इसमें भारत में सोनम मस्कर जी ने देश को मेडल दिया है, बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं वेबसाइट पर डाल देंगे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।